बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 208 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 209 मुलाहिजा फरमाए। मैंने उसे बाजू से पकड़ कर उठाया। वो थर थर कांप रही थी, आंखें दहेज से फैली हुई थी और वो चारों तरफ देखते हुए भी गोया कुछ नहीं देख रही थी। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि चंद सेकंड में बाजी पलट चुकी थी। मैं उसे तसल्ली देने लगा। अचानक क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा आहिस्ती से खुला। मैंने अचातन घुटनों के बल गिरते हुए उस गन की तरफ हाथ बढ़ाया जो कम उम्र नौजवान के हाथ से गिरी थी, लेकिन मुझे उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उस वक्त तक एक चेहरा दरवाजे के अक्ब से नमूदार हो चुका था। मोहतात अंदाज में कमरे में झांकने वाला वो शख्स होटल का सिक्योरिटी इंचार्ज दाऊद चौधरी था। उसका मतलब था बाहर की सूरत हाल भी काबू में थी। मैं उठ खड़ा हुआ। मुर्दा नौजवान की गन उठाने का इरादा मैंने तर्क कर दिया। कमरे का मंजर देखकर दाऊद चौधरी गोया मुतमईन होकर अंदर आ गया। उसके हाथों में स्याह MP5 थी। उसके पीछे एक दराज कद और तमन्ना गार्ड था, लेकिन वो दरवाजे पर ही जमकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में छोटी गन थी, उस पर साइलेंसर लगा हुआ था। वो मेरे सामने पहुंचकर बड़ी शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे पहुंचने में कुछ देर हो गई। दरअसल मुझे जरा ताखीर से इतला मिली कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन लोगों ने बाहर सिक्योरिटी गार्ड को नहायत खामोशी से खंजर मारकर हलाक कर दिया था और उसकी जगह अपना आदमी खड़ा कर दिया था। बाहर वाला गार्ड मर चुका है? मैंने ताज्जुब के साथ तस्दीक चाही। जी हाँ, दाऊद के लहजे में भी ताज्जुब था और उसकी जगह उन बदमाशों ने अपने जिस आदमी को खड़ा किया था वो हमारे हाथों मर चुका है। दोनों की लाशें बाहर पड़ी हैं। ओह माय गॉड। मैंने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर ढेर होते हुए दोनों हाथों से सर थाम लिया। 5 सितारों वाले होटल में 5 लाशें। दाऊद चौधरी, ये होटल खाक चलेगा, इसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब ये लाशें यहाँ से उठेंगी और कल या परसों के अखबारों में सुर्खियां लगेंगी तो हमारे मेहमान कमरे छोड़ छोड़ कर भागने लगेंगे। परसों तक ये होटल नहीं, एक खूबसूरत चमकता धमकता 9 मंजिला मॉडर्न कब्रिस्तान नजर आने लगेगा। इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? यस सर। उसका सर बदस्तूर झुका हुआ था। ये चीज तो हमारी ट्रेनिंग में शामिल थी कि होटल की सिक्योरिटी का इस तरह ख्याल रखा जाए कि उसके बिजनेस पर असर न पड़े। इसीलिए तो हम बाहर से नहायत खामोशी से हमला आवर हुए। ऑफिस से निकलने के लिए ये 2 ही रास्ते थे, हमने दोनों कवर कर लिए थे। मसला यह था कि हमारे पास साइलेंसर लगी सिर्फ 2 ही गन्ने थी। ऊपर से हमें जरताज साहिबा मिल गई। हमें भगदड़ में देखकर ये भी हमारे साथ हो ली। मैंने जल्दी जल्दी इन्हें बताया कि आपके ऑफिस में गड़बड़ थी। कुछ बदमाश घुस आए थे। ये जिद करने लगी कि साइलेंसर वाली एक गन उन्हें दे दी जाए। मुझे इनकी बात मानना पड़ी। मैंने इन्हें अकबी रास्ते से भेजा और खुद सामने से आया। इनकी तरफ से मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता है इन्होंने भी ठीक ठाक काम कर दिखाया है। मैंने अंदाज़न इन्हें सिचुएशन समझाती थी और तमाम जरूरी बातें भी बता दी थी। फिर उसने तमानियत की गहरी सांस ली। खुदा का शुक्र है सर, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंबर साहिबा भी काफी हद तक ठीक ही नजर आ रही हैं। अंबर उस वक्त मेज का सहारा लिए खड़ी थी। उसे यकीनन बहुत सी चोटें लगी थी, लेकिन शायद फिलहाल उसे उनका एहसास नहीं था। इससे पहले कि लंबी बात शुरू हो जाती, मैंने सोचा क्यों ना रहीम गुल को फोन करके देखूं कि शायद वो इन लाशों को राजदारी से उठवाने में हमारी कुछ मदद कर सके, वरना फिर मुझे जरा ऊपर बात करना पड़ेगी। सर, अंबर हिचकिचाते हुए बोली, क्या आप रहीम गुल साहब को ये बात बताएंगे कि ये सब कुछ मोना की गुमशुदगी की वजह से हुआ? क्या इसमें अजरा का जिक्र भी आएगा? उसके लहजे में एक अनजाना सा खौफ था। असूलन तो मुझे सारी बात सच से बतानी चाहिए, मैंने कहा, लेकिन कभी कभी मैं दूसरों की भलाई की खातिर मसलहत पसंद भी हो जाता हूँ। तुम चाहती हो कि इन बहनों को इस मामले में ना घसीटा जाए। मेरा हाथ रिसीवर पर था, लेकिन अभी मैंने उसे उठाया नहीं था। अंबर ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन उस तरह शायद उसके सर में धमक हुई। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया और एक लम्हे के लिए आंखें बंद रखने के बाद बोली, सर, मुझे इन दोनों बहनों की जिंदगी वैसे भी तबाह होती ही दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम उसे तबाही से बचाने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं तो हमें जरूर कर लेनी चाहिए। अगर उन्हें इस मामले में मुलव्वस किए बगैर काम चल सकता है तो आप जरूर कोशिश कीजिए। उसके लहजे में इल्तिजा थी जिसकी बुनियाद यकीनन खुलूस पर थी, और खुलूस बहरहाल एक काबिल कदर चीज थी। वो भी पुरानी कदरों की अमीन मालूम होती थी। अजरा से उसकी बचपन की दोस्ती थी और वो उसे हर नुकसान से बचाने और उसकी मदद करने की अपनी सी पूरी कोशिश कर रही थी। मैं निकले में सोचा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा इस मामले में उनका नाम ना आए, और अगर आए भी तो कोई रुसवाई उनके हिस्से में ना आए। बहुत शुक्रिया सर। अंबर की आवाज जैसे हल्क में फंसने लगी। जरताज अजीब सी नजरों से कभी मेरी तरफ और कभी उसकी तरफ देख रही थी। मैंने रहीम गुल के घर का नंबर मिलाया। उसका बाजू काफी हद तक ठीक हो चुका था। रहीम गुल के फोन रिसीव करते ही मैंने उसे तमाम मालूमात से आगाह कर दिया। तुम मुझे फोन कर रहे हो, इसका मतलब है तुमने उन बदमाशों पर काबू पा लिया है। उसने ख्याल जाहिर किया, फिर जरा तशवीश से पूछा, उनकी हालत कैसी है? तुम पुलिस वालों को बदमाशों की हालत की कितनी फिक्र रहती है? कभी तुम शुराफा की हालत की भी फिक्र कर लिया करो, मैंने कहा। मैं उसे छेड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। एक तो तुम्हें जब भी मजाक सूझता है बेमौका ही सूझता है। वो चिल्ला कर बोला, मैं सही तौर पर सूरत हाल जानना चाहता हूँ।
इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनकी हालत कैसी है। हालत ठीक ठाक ही है, बस जरा मर गए हैं, मैंने जवाब दिया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। एक लम्हे के इंतजार के बाद मैंने कहा, लगता है तुम्हें बहुत सदमा पहुंचा है कि शहर का थोड़ा सा गंद साफ हो गया है। वो एक बार फिर सुनी अनसुनी करते हुए बोला, क्या चारों मर गए हैं? हाँ, मुझे ये इतला देते हुए खुशी महसूस हो रही है कि चारों मर चुके हैं। ये तुम्हारे हिस्से का काम है जो हम लोगों को करना पड़ रहा है। अफसोस ये है कि उन मनहूसों के हाथों हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड मारा गया है, एक शरीफ आदमी जो लोगों की जानो माल की हिफाजत पर मामूर था। उन खबीज भेड़ियों के हाथों मारा गया है जो न जाने किन खचारों से इतनी तादाद में निकल आए हैं। गैर इरादी तौर पर मेरे लहजे में तेजी आ गई। अब तुम क्या चाहते हो? उसने सपाट लहजे में पूछा। लाशें होटल में पड़ी हैं, तुम एक बिजनेसमैन की मजबूरियों को समझ सकते हो। शुक्र है यहाँ ज्यादा हंगामा बर्पा नहीं हुआ, वरना इस वक्त होटल खाली होना शुरू हो चुका होता। मैं चाहता हूँ जितनी खामोशी से यह मसला निमट गया, उतनी ही खामोशी से लाशें उठा ली जाएं, मैंने जवाब दिया। कमाल है, अगर मामला इतनी ही खामोशी से निमट गया है तो तुम्हें लाशें गायब कराने या उठवाकर कहीं और फिकवाने का ख्याल नहीं आया, वो तीखे लहजे में बोला। मैं ऐसा भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये बेहतर नहीं समझा, मैंने साफ गोई से जवाब दिया। मैं चाहता हूँ इन बदमाशों के सरपरस्तों को यही पता चले कि मैंने खुद ही इस मामले से निमटने के बाद इसे अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये पुलिस के हाथ में चला गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि सूरत हाल का क्या रद्द अमल सामने आता है। वो खामोश रहा, शायद मेरी मसलहत को समझने की कोशिश कर रहा था। जरा तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, और कोई रद्द अमल सामने आने से पहले ही अगर तुम ये पता कराकर मुझे बता सको कि इन बदमाशों के सरपरस्त कौन हैं, तो मैं तुम्हारा ज्यादा ममनून रहूंगा। शायद इस सिलसिले में लंबी चौड़ी तफ्तीश की जरूरत न पड़े। तुम्हारे पास वो एक SI है, क्या नाम है उसका, वो जो जुर्म पेशा लोगों का इंसाइक्लोपीडिया मालूम होता है? अकरम, उसने इख्तिसार से जवाब दिया। हाँ, शायद अकरम ही उनके हदूद और अरबा से वाकिफ हो, वरना तुम पुलिस के जराए इस्तेमाल करते हुए मुझे बताओ, तुम्हारी बड़ी नवाजिश होगी। फिर तुम क्या करोगे? उसने ठहरे ठहरे लहजे में दरियाफ्त किया। कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं भला क्या कर सकता हूँ? रहीम गुल को तमाम सूरत हाल से आगाह करने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया और अंबर से कहा कि अजरा से कहो मुझसे राब्ता करे, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अजरा से फोन पर राब्ता करने की कोशिश करती हूँ सर, और ये खुशखबरी उसे सुनाती हूँ। अगर राब्ता ना हो सका तो फिर मैं घर जाकर उससे बात करूंगी और कल उसे साथ भी ले आऊंगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मरने वाले बदमाशों के बारे में फौरी तौर पर मुझे पुलिस से कुछ मालूम ना हो सका। रहीम गुल का मातहत सब इंस्पेक्टर अकरम भी यकीनी अंदाज में उनके बारे में कुछ नहीं बता सका। अलबत्ता उसने ये ख्याल जरूर जाहिर किया कि उनका ताल्लुक किसी खतरनाक करों से मालूम होता था, यानी अगर वो चारों मारे गए थे तो उनका ये मतलब नहीं था कि बात खत्म हो गई थी। उनके पीछे भी शायद कुछ लोग होंगे, और अगर वो कोई बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह था तो फिर उनका कोई सरदार भी होगा, और वो सरदार ना जाने किस किस्म की शख्सियत हो। आजकल कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कैसे कैसे लोग किन किन गिरोहों की सरपरस्ती कर रहे थे। रहीम गुल के ख्याल में उन लोगों की तरफ से कोई रद्दअमल भी सामने आ सकता था और उसी से उनका कोई सुराग भी मिल सकता था। रहीम गुल ने मुझे पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी पेशकश की, लेकिन मैंने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। उसका खुलूस अपनी जगह था, लेकिन मैं दिल में सोचे बगैर न रह सका कि पुलिस से तो अपनी हिफाजत नहीं हो रही थी, वो भला दूसरों की हिफाजत क्या कर सकती थी। अलबत्ता हर दौर में साहिबानी किरदार की हिफाजत का फरीजा खासी मुस्तैदी से अंजाम देती आई थी। दाऊद चौधरी को अलबत्ता मैंने हदायत कर दी थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड को पूरी तरह अलर्ट कर दे। उसके अलावा मैंने अपने 4 खास आदमियों को भी होटल में तैनात कर दिया था। वो बज़ाहिर होटल ही में मुकीम आम मेहमानों की तरह इधर उधर फिरते नजर आने लगे थे, लेकिन दर हकीकत उन्होंने होटल के हर हिस्से की निगरानी शुरू कर दी थी। शाम को मैंने शफी शाह को साथ लिया और उस एड्रेस के बारे में जरा तहकीक करने के इरादे से निकला जो अजरा ने मुझे दिया था, और बताया था कि मोना उस इमारत में किराए पर कमरा लेकर रहती थी और उसी पते पर घर वालों से उसकी खतो खिताबत रही थी। वो शहर के एक पुराने और गुंजान आबाद इलाके का एड्रेस था, लेकिन जब हम पता करते बड़ी मुश्किल से उस इमारत तक पहुंचे तो हमने देखा कि वो कुछ ऐसी गुंजान जगह पर वाक़ई नहीं थी। सड़क निस्बतन कुशादा थी और उसके इर्द गिर्द वाकई दूसरी इमारतें रहायशी मालूम नहीं होती थी। ये छोटे छोटे कारखाने मालूम होते थे। उस इमारत के बिल्कुल साथ वाली इमारत में शायद बर्फ का कारखाना था। रास्ते में कई जगह मुझे दुकानों या मकानों के बाहर थड़ों पर कुछ लड़के बैठे नजर आए थे। उन्होंने बड़ी अजीब सी नजरों से हमारी गाड़ी का जायजा लिया। जमाना और माहौल वाकई बड़ी तेजी से तब्दील हुआ था। पहले कभी इस किस्म के इलाकों में कोई शानदार गाड़ी दाखिल होती थी तो उसे रश्क, तजस्सुस या ज्यादा से ज्यादा एक मुबहम से तजस्सुस के साथ देखा जाता था। कैसी गाड़ी इलाके में क्यों आई है? अब नजरें ऐसी गाड़ी की तरफ उठती थीं तो उसमें वाज़ेह तौर पर एक नफरत, एक धमकी, एक अजीब सी भूख और हसद होता था। उन नजरों के पीछे पहला ख्याल शायद यही कुलबला रहा होता था कि क्यों ना इस गाड़ी को छीन लिया जाए। मैंने गाड़ी एक महफूज से गोशे में घुसाई और उतरने से पहले हमने उस इमारत का जायजा लिया। 3 मंजिला वो इमारत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी और कुछ अर्सा पहले तक यकीनन काफी बोसीदा रही होगी, लेकिन काफी लागत के साथ उसकी मुरम्मत वगैरह करके उसे काफी हद तक बेहतर बना लिया गया था और शायद शक्ल भी खासी तब्दील कर ली गई थी।
उसका दरवाजा लकड़ी का था और काफी मजबूत मालूम होता था। इमारत कुछ वीरान सी नजर आ रही थी, लेकिन वो चूंकि चारों तरफ से कुछ बंद सी थी, इसलिए उसके बारे में यकीन से कुछ कहना मुश्किल था। आखिर मैंने शफी शाह को इशारा किया और हम दोनों गाड़ी से उतर आए। शफी शाह अपने लंबे और ढीले ढाले फुल कोट की आड़ में एक लंबी गन छुपाए हुए था। मैं भी मुसल्ला था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उस इमारत के सामने खारिज द कुत्ता और कुछ उसी कबील के एक कुतिया कंधे से कंधा जोड़े सर झुकाए बैठे थे। मैंने पहली बार किसी कुत्ते और कुतिया को इतने करीब होने के बावजूद इतने अमनो सुकून से बैठे देखा था। शायद उन्हें साथ रहते हुए काफी अरसा हो गया था, या फिर उस वक्त उन्होंने अपने तारीख मुस्तकबिल पर गौर व फिक्र करने के लिए कुछ मोहलत निकाल ली थी। हमें करीब आते देखकर वो दोनों उठकर काहली आमेज से अंदाज में एक तरफ को चल दिए। उन्होंने भौंकने का भी तकल्लुफ नहीं किया, बहुत कम को मालूम होते थे। मैंने आगे बढ़कर काल बेल बजाई। शफी शाह जरा उस तरह तिरछा होकर खड़ा हो गया कि अंदर से झांकने वाले को उसके पास गन की मौजूदगी का शुबा न हो। दूसरी मरतबा बेल बजाने पर दरवाजा थोड़ा सा खुला। उसके पीछे हिफाजती जंजीर लगी हुई थी। दरवाजे के अकब से झांकने वाला चेहरा खासा खूनखार मालूम होता था। उसकी रंगत तांबे की सी थी। उस चेहरे पर बाकायदा दाढ़ी मूछें नहीं थी, लेकिन शेव कई दिनों की बड़ी हुई थी। आंखें कुछ चढ़ी चढ़ी सी थी, मखमूर मालूम होती थी। क्या है? उसने काट खाने वाले लहजे में पूछा। वो हमारे मुअज़्ज़ज़ाना हुलियों से जरा भी मुतासर नहीं हुआ था। उसकी आवाज में भी खुमार की हल्की सी लड़खड़ाहट थी। हमें मैडम बल्कीस से मिलना है, मैंने इंतहाई शाइस्तगी से कहा। अजरा ने मुझे बताया था कि मोना के मकान मालकिन का नाम बल्कीस था। मैडम का इजाफा मैंने खुद कर लिया था, क्योंकि अजरा ने उसका जिस किस्म का नक्शा खींचा था, उसके बाद उसे मैडम कहने के लिए मुझे दिल पर कुछ जबर करना पड़ा। लेकिन मसलहत की खातिर ये कहने में कोई हर्ज नहीं था। क्या तुम्हें पता नहीं है वो आजकल किसी से नहीं मिलती? उसने शक्की सी नजरों से हम दोनों का जायजा लेते हुए खुरदरे लहजे में कहा। नहीं, मुझे मालूम नहीं था, मैं बहुत अरसे बाद आया हूँ, मैंने बदस्तूर मुलायमा से कहा। इससे पहले कब आए थे? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अब उसका लहजा कुछ इस्तज़ाहिया सा हो गया। शायद वो तवील अरसे से वहां था और नए पुराने सभी आने जाने वालों को अच्छी तरह पहचानता था। मुझे अंदाजा हो गया कि उसके साथ महज बातचीत से काम नहीं चलेगा। मैंने अचानक ही दरवाजे पर कंधे से एक जोरदार टक्कर रसीद की। मुझे मालूम था आम सी हिफाजती जंजीर कुछ ज्यादा मजबूत नहीं होती थी। मेरी टक्कर से न सिर्फ जंजीर टूटी, बल्कि दरवाजा भी बहुत जोर से उस शख्स से टकराया। उधर वो पीछे कहीं गायब हुआ, उधर मैं और शफी शाह अंदर पहुंच गए। दरवाजा मैंने उसी फुर्ती से अपने हक में बंद कर दिया। वो कमरा नहीं, इमारत का एक ड्योढ़ी नुमा हिस्सा था। जिस शख्स ने दरवाजा खोला था वो दरवाजे की टक्कर से एक दीवार के करीब जा गिरा था, लेकिन वो वहां अकेला नहीं था। दूसरी दीवार के करीब एक कोने में एक शख्स खड़ा था। वो दोनों हाथों से क्लशनकोफ थामे हुए था, जिसका रुख हमारी तरफ था। अगर वो फौरी तौर पर ब्रस्ट मार देता तो शायद हम अपनी तमाम तरह होशियारी, फुर्ती और महारत के बावजूद गोलियों की जद में आ जाते, क्योंकि वो एक तंग ड्योढ़ी थी। वहां इधर उधर होने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। मालूम नहीं उसकी गलती थी या हमारी खुशकिस्मती कि उसने फौरी तौर पर ट्रैगर नहीं दबाया, बल्कि चिल्ला के हमें खबरदार करने की कोशिश की। ठहरो वरना। आवाज से वो कुछ नर्वस मालूम होता था। वरना से आगे उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि शफी शाह की लात तेजी से हवा में घूमी थी। लात शायद उसकी कनपट्टी पर पड़ी थी। मैं सही तौर पर उसका नतीजा नहीं देख सका, क्योंकि मैं उस दौरान दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जा हो चुका था जिसने दरवाजा खोला था। वो फर्श से उठने की कोशिश करते हुए अपने नेफे से टीटी निकाल चुका था, लेकिन उसे मैंने फायर करने की मोहलत नहीं दी। मैंने उसके हाथ पर ठोकर रसीद की। टीटी पर शायद वो अभी सही तौर पर गिरफ्त भी मजबूत नहीं कर पाया था, इसलिए उसके हाथ से निकल कर न जाने कहां जा गिरा। दरवाजे और दीवार से टकराने के बाद शायद उसके हवास भी खराब थे। वो कुछ इस तरह उठ रहा था जैसे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, ताहम वो काफी तगड़ा दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने उसे संभलने का मौका दिया बगैर उसकी कनपट्टी पर जोरदार घोंसा रसीद किया। घोंसा जरूरत से कुछ ज्यादा ही जोरदार हो गया। वो एक बार फिर उछल कर दीवार से टकराया और वहीं ढेर हो गया। वो दोबारा नहीं उठा। मुझे उसकी इतनी जल्दी ढेर होने की उम्मीद नहीं थी। शायद उसकी वजह उसका मखमूर होना भी था। मैंने पलट कर देखा तो शफी शाह गन लिए खड़ा चारों तरफ देख रहा था। शायद वो मुंतजिर था किसी तरफ से कोई और नमूदार हो तो वो उसका भी बंदोबस्त करते। उसकी लाश जिस शख्स की कनपट्टी पर पड़ी थी वो ऊंधे मुंह पड़ा था। उसकी क्लशिंकोव पानी के मोटर के पास पड़ी थी। उसके लिए शायद एक किक ही काफी साबित हुई थी। वो बेहोश हो चुका था। इन्होंने तो बेहोश होने में काफी फुर्ती दिखाई। मैंने कदरे मायूसी से कहा, इनसे तो अब कुछ पूछा भी नहीं जा सकता। यहाँ यकीनन और लोग भी मौजूद होंगे सर। शफी शाह की बेचैन नजरें हर कोने खुदरे का जायजा ले रही थी। खासी बड़ी इमारत है। अंदर से वो पुरानी तर्ज के मकान जैसी ही थी। ड्योढ़ी सी पत्थर की सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के नीचे पानी की मोटर और मीटर वगैरह लगे हुए थे। ड्योढ़ी से आगे दोनों तरफ दो दो कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। वो चारों दरवाजे बंद थे। इमारत में तारीकी और सैलन थी। दिन में भी ड्योढ़ी और राहदारी में बल्ब चले हुए थे। थोड़ी बहुत उठा टेक तो हुई थी, लेकिन नीचे कहीं से कोई रद्दअमल जाहिर नहीं हुआ था। कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी, लेकिन उसी असना में ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है? नीचे क्या हो रहा है? कौन है? हाजिर खान, कौन आया है?
आवाज से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि बोलने वाला मर्द था या औरत। उस आवाज में बैक वक्त कई मुतजाद खुसूसियात थी, करख्तगी भी थी और मिनमिनाहट भी, खौफ भी था और रौब भी। उसके अलावा वो आवाज खुमार से भी बोझल थी। हाजिर खान, कौन आया है? इस बार आवाज गोया दूर से आई। वो गोया किसी टेप रिकॉर्डर से उभरने वाली और हवा के दोष पर आने वाली आवाज थी। कभी मध्यम हो जाती थी, कभी तेज। वो अपना सवाल दोहराई जा रही थी जैसे टेप रिकॉर्डर में टेप फंस गई हो। बेहोश होने वाले दोनों अपराध में से न जाने कौन हाजिर खान था। फिलहाल तो दोनों ही गायब खान बने हुए थे और जवाब देने से कासिर थे। मैं और शफी शाह मुस्तैद खड़े रहे कि शायद कोई दरियाफ्ते हाल के लिए आए। मैं भी गन निकाल चुका था। मेरा रुख निचली मंजिल के कमरों की तरफ था। गन का रुख सीढ़ियों की तरफ किए दीवार की ओट में खड़ा था। नीचे या ऊपर कहीं से भी कोई आता दिखाई नहीं दिया। नीचे वाले कमरों में से किसी का दरवाजा भी नहीं खुला। ये रद्द-ए-अमल हमारे लिए जरा हैरत का बायस था। सवाल करने वाली आवाज भी आखिरकार खामोश होगी। हम मुंतजिर रहे कि शायद वो सवाल करने वाला या वाली खुद उतर कर नीचे आए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आखिर मैंने शफी शाह को इशारा किया कि वो अपनी जगह ही जमा खड़ा रहे और सीढ़ियों पर ही नजर रखे, जबकि मैं खुद ड्योढ़ी अबूर करके राहदारी में चला गया। आखिर मैंने शफी शाह को इशारा किया कि वो अपनी जगह ही जमा खड़ा रहे और सीढ़ियों पर ही नजर रखे, जबकि मैं खुद ड्योढ़ी अबूर करके राहदारी में चला गया। दीवार से चिपक कर और गन हाथ में सीधी रखते हुए मैंने इंतहाई मोहतात अंदाज में पहले दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो गैर मकफिल था। मैंने दरवाजा यकदम खोल दिया। कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मैंने कमरे में झांका। कमरा खाली था। वो कुछ ऐसा ही कमरा था जैसा किसी सस्ते से होटल का हो सकता था। मामूली और मुख्तसर से फर्नीचर से आरास्ता, हर चीज नहायत सस्ती किस्म की थी और काफी पुरानी थी। दरो दीवार से भी गुर्बत अया थी। कमरे से मुलहक्का बाथरूम का दरवाजा खुला था। बाथरूम भी खाली नजर आ रहा था। मैंने उसी तरह यके बाद दीगरे चारों कमरों में झांका। सब कमरे तकरीबन एक जैसे थे और सब खाली थे। राहदारी में एक कोने में खुली जगह में ही चंद शेल्फ वगैरह लगाकर एक किचन बनाया गया था, जो शायद कमरों में रहने वालों के मुश्तरका इस्तेमाल के लिए था। लेकिन कमरों में रहने वाले उस वक्त न जाने कहाँ थे। कमरों में किसी का सामान भी नजर नहीं आया था। कमरों की हालत बताती थी कि वो काफी दिनों से खाली थे। किचन शायद अब भी किसी के इस्तेमाल में था, मगर उसकी हालत इबरतनाक थी। नीचे दर हकीकत उन दोनों मुहाफ़िज़ नुमा शख्सियतों के सिवा कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी और ना ही कोई और सामने आया था। मैंने कमरे के बिस्तर की चादर फाड़कर उन दोनों के हाथ उनकी पुष्ट पर बांधे जो राहदारी में बेहोश पड़े थे। हमने उन्हें वहीं पड़ा रहने दिया। अलबत्ता उनकी गन्ने एक बाथरूम में छुपा दी। उसके बाद हम मुतात अंदाज में सीढ़ियां चढ़ने लगे। उस किस्म की सूरत हाल में सीढ़ियां बड़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं। कोई नहायत आसानी से आपको ऊपर से निशाना बना सकता है। इसलिए हम दोनों एक खास हिकमत अमली के साथ दो अलग अलग कोनों में रहते हुए किचवे की रफ्तार से ऊपर जा रहे थे। लेकिन ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर एहसास हुआ कि हमारी ये तमाम एहतियात वगैरह बेकार थी। ऊपर कोई गन के साथ तो क्या, बगैर गन के भी हमारा मुंतजिर नहीं था। ऊपर की मंजिल कुछ कुशादा मालूम होती थी, लेकिन टेढ़े मेढ़े से अंदाज में इधर उधर को कमरे फैले हुए थे। शायद उस किस्म की कोई पुरानी इमारत थी जो एक एक कमरों के फ्लैटों पर मुश्तमिल हुआ करती थी। सीढ़ियों के पीछे छोटे से एक सहन नुमा हिस्से के साथ एक कमरे का दरवाजा खुला नजर आ रहा था, लेकिन उस पर दबेज पर्दा लहरा रहा था। कमरे में रोशनी थी। उस कमरे से वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी जो हम पहले भी कई मर्तबा सुन चुके थे। अब हमें पता चला कि आवाज कहाँ से आ रही थी। शायद वो हाजिर खान की तरफ से तो मायूस हो चुकी थी, अब वो दूसरे को पुकार रही थी। और फीके, तू कहाँ मर गया? तू ही बोल पड़, हराम खोर कहीं के। ये फीका या मीठा भी गालिबन उन्हीं में से एक था जो नीचे बेहोश पड़े थे। इसलिए इस मर्तबा भी कई बार पुकारे जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब न आया। लेकिन हमने एहतियातन चंद लम्हे के लिए दीवार से चिपक कर इंतजार कर लिया कि शायद ये कोई और शख्स हो और किसी तरफ से नमदार हो ही जाए। जब किसी तरफ से कोई आता दिखाई नहीं दिया तो मैंने दूसरे कमरों में झांका। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो भी खाली ही थे। उस फ्लोर पर वही एक कमरा रोशन और आबाद नजर आ रहा था, जिसमें कोई हाजिर खान और फीके को पुकार रहा था, मगर दरवाजे तक आने की जहमत नहीं कर रहा था। मैंने शफी शाह को चारों तरफ नजर रखने का इशारा किया और खुद उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर पर्दा जरा सा हटाकर अंदर झांका। सामने एक नहायत शानदार और शाहाना तर्ज की आराम कुर्सी पर एक खासी अजीबो गरीब किस्म की मखलूक नीम दराज नजर आई। जिस तरह उसकी आवाज के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो औरत की आवाज थी या मर्द की, इसी तरह उसकी शख्सियत देखकर भी फैसला करना मुश्किल था कि उसे किस जिन्स में शुमार किया जाए। लेकिन जरा गहरी नजर से देखने पर मुझे तस्लीम करना पड़ा कि उसमें निस्वानियत पलड़ा भारी रखती थी और खासा भारी था। गो कि उसके बदनुमा बालाई होंठों पर मूंछों जैसा हल्का सा रुआं भी मौजूद था। वो एक भारी भरकम, बेडोल, बेहंगम और बदसूरत औरत थी, लेकिन कुछ इस तरह आराम कुर्सी पर नीम दराज थी जैसे कोई मलका अपनी तख्त शाही पर जलवा अफरोज हो और उस बात पर बदमजा हो रही हो कि उसके ताली बजाने पर गुलाम, खुदाम वगैरह हाजिर क्यों नहीं थे। उसका कमरा शायद उस इमारत का वाहिद कमरा था जिसकी आराइश शानदार थी। उसमें महंगा फर्नीचर मौजूद था, शानदार कलीन गालीचे बिछे हुए थे,
खूबसूरत पर्दे आवेजा थे। औरत का चेहरा बता रहा था कि वो 50 से ऊपर की थी, लेकिन उसके बाल क्या चमकीले थे, यकीनन रंगे हुए थे। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प और काबिल तवज्जो लगी वो ये थी कि औरत के करीब शीशे की एक ट्राली पर विस्की की बोतल, सिगरेट का पैकेट, लाइटर और मुंह चलाने के कुछ लवाजमात मौजूद थे। गिलास अध भरा नजर आ रहा था और कमरे में विस्की की बू फैली हुई थी। गोया मौसूफा पुराने खरांट और आदि शराबियों के अंदाज में शुगल फरमा रही थी। दूसरी दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त उसके हाथ में जाम नहीं, छोटा सा एक पिस्तौल दबा हुआ था और उसका रुख मेरी तरफ था। मैंने अपनी दानिश में नहायत एहतियात से पर्दे के दरमियान छुरी बनाकर सिर्फ एक आंख से कमरे में झांका था, लेकिन उसने मेरी उस अकेली आंख को भी फूलदार पर्दे के दरमियान देख लिया था और शायद उसी का निशाना ले लिया था। ताहम वो बोली नहीं और मेरे दिल ने कहा कि वो फौरी तौर पर ट्रैगर नहीं दबाएगी। इसलिए मैंने उसकी शख्सियत के साथ कमरे का जायजा भी मुकम्मल कर लिया, क्योंकि उसमें 3-4 से ज्यादा वक्त नहीं लगा था। उसी लम्हे औरत के मोटे मोटे होंठों में हरकत हुई और वो उसी अजीबो गरीब खड़खड़ाती सी आवाज में बोली, चंदा अंदर आ जाओ, तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है उसे बाहर ही फेंक दो। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे कोई टीचर किसी बच्चे को क्लासरूम में आने का हुक्म दे रहा हो और बच्चा अपने हाथ में इमली या कोई चुराया हुआ फल वगैरह छुपाए खड़ा हो। उस अहमक औरत को यह अंदाजा नहीं था कि अगर मेरे हाथ में कोई गन वगैरह मौजूद थी और वह पर्दे की ओर में थी तो मैंने उसके हुक्म तामील करने के बजाय वहीं से उसे छूट भी कर सकता था। ताहम मैंने उसका दिल रखने के लिए काफी हद तक सआदतमंदी का मुजाहरा किया और पर्दे की ओर में ही रहते हुए अपनी गन कोट के अंदरूनी जेब में रख ली। ये जाहिर करने के लिए मैंने उसकी हदायत पर अमल करते हुए अपने हाथ में मौजूद कोई चीज फेंकी है। मैंने दरवाजे पर कोहनी मारकर हल्की सी धमक पैदा किया और पर्दा हटाकर खाली हाथ उठाए अंदर चला गया। मैं शायद ऐन उसके पहलू में जाकर रुकता, लेकिन अभी मैं उससे 7-8 फुट दूर ही था कि वो मुसरबाना अंदाज में पिस्तौल हिलाते हुए चीखी, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। मैं किसी रोबोट की तरह एक झटके से रुक गया। वो किसी नाराज रीछ की तरह सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। ताहम ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो खौफजदा थी। उसका फूला फाला सा हाथ जिसमें पिस्तौल दबा हुआ था होले होले कांप रहा था। वो आरामदेह कुर्सी पर सीधी होकर बैठने लगी तो बेख्तियार उसका खाली हाथ कमर पर चला गया और बुरी तरह करा उठी। उसका चेहरा बिगड़ कर रह गया था। नहायत तेजी से उसकी पेशानी पर पसीने के चंद कतरे नमूदार हो गए। मुझे अंदाजा हो गया कि उसकी कमर में कोई तकलीफ थी जिसकी वजह से वो आसानी से चलने फिरने से माजूर थी और इसीलिए अपनी जगह लेटे लेटे हाजिर खान वगैरह को आवाजें देती रही थी। उसे गोया अंदाजा हो गया था कि मैं क्या सोच रहा था और उसने वजाहत जरूरी समझी। ये मत समझना कि मैं मुस्तकिल माजूर हूँ, ये तो कभी कभी मेरी कमर में तकलीफ बढ़ जाती है, इसके बावजूद मैं तुम जैसे उचक्कों से खूब निपट सकती हूँ। मैंने उसकी खुशफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की और मस्कीन से शक्ल बनाए खड़ा रहा। कमर की तकलीफ और वजन की ज्यादती से वो आराम कुर्सी पर ढेर थी, चलने फिरने से माजूर थी, मगर अपने हाथों अपनी हलाकत का अमल जारी था। यानी खाने पीने में कोई कमी नहीं थी और ये खाना पीना आम किस्म का खाना पीना भी नहीं था जो महज पेट भरने के लिए हो जाता है। मेरी खामोशी से वो कुछ हौसला पाकर जरा डपट कर बोली, कौन हो तुम? अफजल। मैंने फौरन अपना नाम बताया। कौन अफजल? उसने आंखें सुकेड़ी। यह तो मुझे मालूम नहीं कि मैं कौन अफजल हूँ, बस अफजल हूँ, मैंने जवाब दिया। इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, वो बोली। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे पहले मैं कभी यहाँ नहीं आया, मैंने सादगी से जवाब दिया। तुम्हारे साथ कौन है? वो शायद मेरे अल्फाज पर ध्यान दिए बगैर अपने खौफ को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। मैंने दाएं बाएं देखा और मासूमियत से नफी में सर हिलाया। मेरे साथ तो कोई नहीं है। उसे यकीनन एहसास था कि मैं कतई गैर संजीदगी से उसके सवालों के जवाब दे रहा था। उसके बावजूद उसने अपने किसी सवाल पर जोर नहीं दिया और ना ही उसे दोहराया। फौरन ही उसने अगला सवाल कर डाला, हाजिर खान और फीके के साथ तुमने क्या किया है? मुझे नहीं मालूम कि हाजिर खान और फीका कौन है। बहरहाल मुझे नीचे 2 आदमी मिले थे, मैंने उनसे सिर्फ मुसाफा और मुआनका किया था, उन्होंने ही तो मुझे ऊपर भेजा है। मैंने मासूमियत की अदाकारी जारी रखी। वो धीरे धीरे पहले ही हाँप रही थी, अब शायद उसकी कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल ही जवाब देगी। एकदम चीख कर बोली, बकवास मत करो, सच से बताओ तुमने हाजिर खान और फीके के साथ क्या किया है और तुम्हारे साथ कौन है? अगर तुमने अब भी सच न बोला तो मैं गोली चला दूंगी। वो बुरी तरह हाँपने लगी। कोई चंद सेकंड में उसने बहुत तवील फासला दौड़ कर तय कर लिया हो। चेहरा पसीने में भीग गया। पसीने के 2-3 कतरे तो उसकी चर्बी सतह थोड़ी से टपक भी पड़े। पिस्तौल के ट्रैगर पर उसकी उंगली का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया था। मेरे ख्याल में अब फजूल बातों का वक्त खत्म हो गया था। मोटी औरत अब खतरनाक भी साबित हो सकती थी। मैंने इतनी तेजी से झुकाई देते हुए उसकी कलाई पर हाथ डाला कि उसकी मखमूर आंखें शायद सही तौर पर यह हरकत देख भी न सकी हों। उसने गोली चलाने में तामुल नहीं किया। यह भी मुमकिन था कि गोली खुद ही चल गई हो। बहरहाल उसे दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त तक मेरी उंगली पिलपिली कलाई में गड़ चुकी थी। मैंने उसका बाजू ऊंचा कर दिया था। पिस्तौल से जो गोली चली वो शायद छत में कहीं पवस्त हुई। मेरी लम्हा बलम्हा सख्त तर होती हुई गिरफ्त के बायस से वो दर्द से चीखी। दर्द सिर्फ उसकी कलाई में ही नहीं था, उसका दूसरा हाथ कमर पर चला गया था और बिगड़ा हुआ चेहरा कुछ और बिगड़ गया था।
उस आलम में वो अच्छी खासी भयानक दिखाई दे रही थी, लेकिन तमाम तकलीफ के बावजूद भी उसने मुझे लात रसीद करने की कोशिश की, जिससे मैं नहायत आसानी से बच गया। दोबारा टांग को जहमत देने की उसमें हिम्मत नहीं रही। उसे यकीनन उसकी तकलीफ बढ़ गई थी। उसके हल्क से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूट कर नीचे आ गिरा। मैंने उसे ठोकर से बेड के नीचे पहुंचा दिया। उस लम्हे मुझे अंदाजा हुआ कि तकलीफ सदा आवाजों के दरमियान भी वो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। बड़ी खबीस चीज मालूम होती थी। मैंने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का एक थप्पड़ रसीद किया। मैंने हाथ हल्का ही दिखाया था, लेकिन उसके लिए यह भी बड़ा काफी था। उसकी जबान तो बंद हो गई, लेकिन उसके नाक मुंह से खरखराहट की कुछ ऐसी आवाजें निकलने लगी जैसे उस पर कोई दौरा पड़ने वाला हो। उससे पहले कि उस पर सचमुच कोई दौरा पड़ता या उसकी एक्टिंग शुरू हो जाती, मैंने उसका बाजू छोड़ दिया, जो बेजान अंदाज में उसकी गोद में आ गिरा। मैंने उसके रंगे हुए बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और तेज सी सरगोशी में कहा, मैं मोना के बारे में मालूम करने आया हूँ। वो कहाँ है? बाल खींचने की वजह से उसकी आंखें फैल गईं। यूं शक्ल कुछ और ही अंदाजे से बिगड़ गई। कोई उसकी शक्ल हर लम्हे बदल रही थी और बद से बदतर अंदाज में बदल रही थी। वो खौफजदा जरूर थी, लेकिन बदजुबानी शायद उसकी फितरत में शामिल थी। इसलिए मोना को भी एक गंदी गाली देकर हाँफते हुए बोली, ये मोना है कौन? ओह, तो अब तुम अनजान भी बनोगी। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, बात को तूल मत दो। इसके बारे में जो कुछ भी मालूम है मुझे बता दो, वरना तुम्हारा हश्र उससे कहीं ज्यादा खराब हो सकता है जितना नजर आ रहा है। मैंने उसके बालों को झटका दिया। वो हल्की मगर असेबी सी चीख के साथ बोली, मुझे नहीं मालूम तुम किस मोना की बात कर रहे हो। मैंने दूसरे हाथ से जेब से तस्वीर निकालकर उसके सामने लहराई। मैं इस मोना की बात कर रहा हूँ जो यहाँ रहती थी। मैंने तो ये शक्ल इससे पहले कभी नहीं देखी। वो अब भी डटाई पर कायम थी। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने उसे दूसरा हाथ रसीद किया। वो कुछ जोरदार पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और गर्दन ढीली पड़ गई। सारे एक तरफ को ढलकता महसूस हुआ। मैंने बाल छोड़े तो धप से आराम कुर्सी पर ढेर हो गई। मैंने मुतासफाना सी सांस लेकर बेबसी से इधर उधर देखा। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि कहीं उसकी रूह इस भारी भरकम कफ्से अंसरी से परवाज तो नहीं कर गई थी। मगर फिर मैंने देखा उसका हाथी जैसा वजूद फूल पिचक रहा था, यानी सांसों की आमदोरफ्त जारी थी। उसी लम्हे शफीजा ने कमरे में झांका। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बस लेडी डियाना थोड़ी सी बेहोश हो गई है। शफीजा बिल्ली की तरह दब्बे पांव अंदर आ गया। उसकी उकाबी नजरों चारों तरफ का जायजा लिया और आखिर उसकी नजर मेज पर आ टिकी। मेज पर आइस बॉक्स और पानी वगैरह भी मौजूद था। शफीजा ने गन एक तरफ रखी और आइस बॉक्स में से पिघली हुई बर्फ का पानी निचोड़कर एक खाली गिलास में निकाला। उस पानी से उसने मोटी औरत का चेहरा तर कर दिया। औरत ने झुरझुरी सी ली और आंखें खोल दी। शफीजा ने एक और अकलमंदी की। उसने औरत का छोड़ा हुआ विस्की का अध भरा गिलास उसके होंठों से लगा दिया। उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। कोई बहुत बड़ी नशई मालूम होती थी। ड्रिंक उसके हल्क से उतरी तो उसका खुमार बढ़ने के बजाय उसकी आंखों से कुछ ज्यादा होशमंदी जाहिर होने लगी। थोड़ी सी और दे दो खुदा के लिए, उसने मिन्नत की। अब उसका लहजा बिल्कुल पतला हुआ था। शफीजा ने गिलास में कुछ और विस्की और ढेरी पानी और बर्फ मिलाई, लेकिन जब वो गिलास उसके होंठों के करीब ले जाने लगा तो मैंने हाथ बढ़ा कर रोक दिया और औरत की तरफ झुकते हुए कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर ये गिलास तुम्हें मिलेगा। कौन सा सवाल? उसके जहन से गोया सब कुछ निकल गया था। मोना कहाँ है? यहाँ से वो कहाँ गई? मैंने तहम्मुल से कहा, मोना। ये नाम सुनते ही उसे गोया फिर गुस्सा आ गया। मुझे क्या मालूम मोना कहाँ है? पहले वो एक चूहिया से लड़की उसका पता करने आई थी, पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गई थी। उसे जान छुड़ाई तो अब तुम अजाब की तरह मेरे सर पर सवार हो गए। मैं लड़कियों को कमरे किराए पर देती हूँ, जिंदगी भर उनकी खबर रखने का ठेका तो नहीं लेती। वो हाँपने लगी। उसकी नजर गिलास पर जमी हुई थी जो मैंने शफीजा के हाथ से ले लिया था। चलो तुमने ये तो माना कि वो तुम्हारी किराएदार थी। मैंने कहा, हाँ, उस रोज मेरी किस्मत ने धक्का दिया था। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जिस रोज मैंने उसे किराए पर रखा था। मुझे क्या मालूम था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही हूँ। वो दांत पीस कर बोली, कौन सी मुसीबत आई है तुम पर? मैंने उसे पूछा। एक मुसीबत तो तुम ही हो जिसने मुझे पंजों में दबाया हुआ है। वो करा कर बोली, तुमसे बड़ी मुसीबत और क्या होगी मेरे अलावा? मैंने इसरार किया। तुम्हारे अलावा उसकी वो ऐनक वाली चूहिया सी बहन भी कुछ कम नहीं थी। वो भी मेरी जान को आ गई थी। उससे भी हाजिर खान और फीके ने मेरी जान छुड़ाई थी। ये तो कोई मुसीबत ना हुई। मैंने सर हिलाया। कोई लड़की गुम हो गई तो कुछ लोग उसे पूछने तो जरूर आएंगे। उसे मैंने तो गुम नहीं किया। वो बेजारी से बोली, तो फिर किसने गुम किया है? मुझे क्या मालूम। वो तकरीबन चिल्ला उठी। वो खुद भी किसी मुसीबत से कम नहीं थी।